दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अनदर इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 1। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, बाय बैक ऑफ शेयर्स किसको कहा जाता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल है, क्या इसकी जर्नल एंट्री रहने वाली है, एंड साथ ही इसके अंदर हम लोग हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। एंड सबसे पहले यहां पर समझना शुरू करते हैं ये बाय बैक ऑफ शेयर्स होता क्या है। सिंपल से टर्म है, यहाँ पर बाय बैक से हम लोगों को खुद से समझ आ रहा है, बाय बैक का मतलब है रीपरचेज करना, अपनी चीज को वापस से खरीदना। होता क्या है, एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है, यानी कि वहां पर वो अपने शेयर्स को मार्केट को, पब्लिक को ऑफर करती है। पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब करती है एंड वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर बाय बैक के अंदर क्या होता है, कंपनी को रियलाइज होता है कि अब यहाँ पर जब उसने शेयर्स इशू किए थे उसे पैसे की जरूरत थी, बट अब कंपनी को क्या रियलाइज होता है कि उसके पास सफिशिएंट कैश है, उसके पास इनफ मनी है, वो अच्छे से उस कैश को मेंटेन कर पा रही है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि क्यों ना जो शेयर्स मैंने पब्लिक को दिए थे, अब मैं अपने शेयर्स को वापस से खरीद लूं, अपनी कंपनी का जो कंट्रोल है वो अपने हैंड्स में ले लूं। तो ये है आप लोगों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब भी आपको लगता है, जब भी कंपनी को लगता है उसके पास सफिशिएंट कैश है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को पब्लिक से, उन लोगों से जाकर के अपने शेयर्स को क्या करती है, रीपरचेज कर लेती है। जैसे ही वो रीपरचेज करती है, उसको उन शेयर्स को कैंसिल करना होता है जो पब्लिक को दिए होते हैं। एंड साथ ही जब भी आपके शेयर्स आप लोग रीपरचेज करते हो, उससे आपकी शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है, कम होती है। जब मैं शेयर इश्यू करती हूँ उससे शेयर कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि उससे पैसा आता है। अब मैं दिए गए शेयर्स वापस खरीद रही हूँ तो बढ़ी हुई शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशनशिप आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप लोग फ्रेश बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से काम में आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो बाय बैक किया जाता है शेयर्स का, ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं किया जाता। सिर्फ पर्पस क्या होता है कि या तो मुझे कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, या फिर आपके पास सफिशिएंट कैश है, आपके पास ज्यादा कैश है, तो आप उस कैश का कहीं ना कहीं यूज करना चाहते हो, इसीलिए आप लोग अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेते हो। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि बाय बैक करने के लिए, हमारे शेयर्स को जो बाय बैक किया जाता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने कुछ कंडीशंस दी हैं, जिन कंडीशंस को यूज करके आप लोग बाय बैक कर सकते हो आपकी कंपनी के शेयर्स का। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बाय बैक के बारे में आपके एओए के अंदर चीजें मेंशन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी एलिजिबल है कि वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप लोग बाय बैक करना चाहते हो तो आपको जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करना पड़ेगा कि हम लोग बाय बैक कर रहे हैं हमारे शेयर्स का। बात समझ आ रही है? अब उसके अंदर आप लोग जो बाय बैक कर रहे हो वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25% ऑफ व्हाट, आपकी जो भी पेड अप कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व से उनको सम अप करो, उसके 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिंपल लगेगा, इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे। बहुत थोड़े से पॉइंट्स है जिसको आपको समझना है, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, व्हाट आर द कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर द बाय बैक ऑफ शेयर्स। बात समझ आ रही? पहली कंडीशन क्या है, आपकी कंपनी के एओए में मेंशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास ऑन करना पड़ेगा आप लोगों की जनरल मीटिंग के अंदर, एंड वो जो बाय बैक होगा वो 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 25% ऑफ व्हाट, आप लोगों की जो भी टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स हैं उसके 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर तो स्पेशल रेजोल्यूशन आप लोगों को जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कंपनीज एक्ट
अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 2001 का, वो कह रहा है कि अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास कर दिया, वहां पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो आपके शेयर्स का। एंड ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप लोगों को एक साल के अंदर एक ही बार आप लोग बायबैक कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पर, however there cannot be more than one such buyback in any period of 365 days। आप लोग एक साल के अंदर एक बायबैक से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लिमिट है वो आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 25% ऑफ टोटल पेड अप एंड फ्री रिजर्व्स। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, दैट इज आपका जो डेट है, क्या है, आपके जो डेट का रेशियो है वो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस चीज के ट्वाइस से, आप लोगों की कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आफ्टर सच बायबैक। आप लोगों ने शेयर्स को बायबैक कर लिया, उसके बाद जो आपकी कैपिटल बचती है, उसके बाद जो आपके रिजर्व्स बचते हैं, सम अप करो, आपका डेट इन दोनों के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जिन शेयर्स का बायबैक हो रहा है वो शेयर्स आपके फुली पेड अप होने चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज, आप लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन आज पास कर दिया, दैट डजंट मीन आप जाकर 2 या 3 सालों में बायबैक कर रहे हो, नहीं। यहां पर बोला गया है जैसे ही आपने रेजोल्यूशन पास ऑन किया उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों को बायबैक करना पड़ेगा आपकी शेयर्स को। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहां पर कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करनी पड़ेगी। एंड किसके साथ फाइल करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड सेबी के साथ उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करनी पड़ेगी, जहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो आप लोगों को फाइल करना है, ये फाइल किसके थ्रू होगा, आप लोगों को एफिडेविट की फॉर्म में इसको फाइल करना पड़ेगा। एफिडेविट आपके 2 डायरेक्टर साइन कर रहे होंगे, जिसमें से एक आप लोगों का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। बात समझ आ रही है। अब एफिडेविट तो है, बट एफिडेविट में लिखा क्या है, एफिडेविट में आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे होंगे, वो डिक्लेयर कर रहे होंगे कि हमने जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं सबको बहुत ध्यान से देखा है, समझा है, एंड हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि जो कंपनी है वो एलिजिबल है कि वो अपनी सभी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है एंड वो आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर होगी। दिस वाज अनदर कंडीशन जो आप लोगों के बायबैक के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको बायबैक करने के लिए सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों की अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा बायबैक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बोला गया है, एक कंपनी है जो अपने शेयर्स को बायबैक करती है उसको 7 डेज के अंदर अंदर जो फिजिकल फॉर्म है आपके शेयर्स की उसको खत्म करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। बात समझ आ गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर लिखा हुआ है, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो वो 6 मंथ्स के अंदर कोई फ्रेश इशू नहीं कर सकती है शेयर्स का। इररेस्पेक्टिव ऑफ आप लोग फ्रेश इशू 6 मंथ्स में नहीं कर सकते हो, बट यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप फ्रेश इशू कर सकते हो। लाइक आप लोग बोनस इशू दे सकते हो, या फिर आप अगर कोई ऑब्लिगेशन से निकलने के लिए शेयर्स दे रहे हो वहां पर यूज कर सकते हो। लाइक आप क्या कर रहे हो, यहां पर कन्वर्ट कर रहे हो आपके प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को आपके इक्विटी शेयर्स में। आई होप सभी कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 ने बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए क्या क्या कंडीशन दी है। पहली चीज एओए में मेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लिमिट क्या है, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसकी, टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स की। थर्ड कंडीशन ये है, स्पेशल रेजोल्यूशन मत पास करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी आप लोग रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकते हो। एंड साथ ही यहां पर 1 साल के अंदर आप लोग एक ही बायबैक कर सकते हो एंड लिमिट आपकी वही है 25%। उसके बाद आपके जो डेट का रेशियो है, जो कंपनी ने डेट लिया है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक करने के बाद जो कैपिटल बची है एंड जो फ्री रिजर्व्स बचा है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आप जो बायबैक कर रहे हो शेयर्स का वो शेयर्स आपके फुली पेड अप होने चाहिए एंड रेजोल्यूशन पास करने के 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों को बायबैक करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ एंड सेबी के साथ। अब ये फाइल किस फॉर्म में किया जाता है, एफिडेविट की फॉर्म में।
एफिडेविट जो होता है वो दो लोग साइन करते हैं, दो डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक आप लोगों का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। अब यहाँ पर ये जो एफिडेविट होता है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि मैंने कंपनी के सभी अफेयर्स को ध्यान से देख लिया है, ध्यान से समझ लिया है, वो अपनी लायबिलिटीज को पे करने के कैपेबल है एंड वो आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप लोगों की कंपनी, आप लोगों के शेयर्स लिस्टेड है तो वहां पर आप लोगों को किसके रूल्स फॉलो करने हैं, सेबी के, एंड अगर अनलिस्टेड है तो किसके फॉलो करने हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल के। उसके बाद लास्ट कंडीशन आप लोगों को दी गई है, आप लोग जैसे ही बायबैक कर लेते हो विद इन 7 डेज आपको उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है, जैसे ही आप लोगों का बायबैक कंप्लीट होता है। उसके बाद नोट में क्या बोला गया है, जब आप लोग बायबैक करते हो तो उसके 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर आप लोग कोई भी फ्रेश इशू नहीं कर सकते हो, एंड इन केस फ्रेश इशू कर भी रहे हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर होना चाहिए या फिर कोई ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए होना चाहिए, लाइक आप लोग आपके प्रेफरेंस शेयर को या फिर डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो आपके इक्विटी शेयर्स में। तो ये सभी कुछ कंडीशंस थी आप लोगों की जो कंपनीज एक्ट 2013 ने एप्लीकेबल की, अगर आप लोग बायबैक करना चाहते हो आप लोगों के शेयर्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायबैक के लिए मेरे पास सोर्सेज क्या है, मुझे मेरे शेयर्स वापस खरीदने हैं तो वहां जो खरीदते टाइम मुझे पैसा चाहिए वो पैसा मैं कहां से ला सकती हूँ। तो क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पर, मैं मेरे फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकती हूँ, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई फ्रेश इशू कर रही हूँ उससे मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं उस पैसे को यूज कर सकती हूँ अपने बायबैक के लिए। अब ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, जब हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि मेरे फ्री रिजर्व्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं एंड क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। ध्यान से समझेंगे, फ्री रिजर्व्स के अंदर जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंकिंग फंड या फिर कुछ अदर फंड्स आप लोगों के फ्री रिजर्व्स के अंदर आते हैं। एंड वेयर एज आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, CRR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये आपकी वो रिजर्व्स हैं जिसको आप लोग बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते। आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेबी की गाइडलाइंस की। सेबी ने आप लोगों को क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं अगर आप लोग बायबैक करना चाहते हो आपकी कंपनी के शेयर्स को। पहली गाइडलाइन क्या है, बायबैक शैल बी परमिसिबल। आप लोग किस किस फॉर्म में आपके शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। या तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बायबैक करना कहां से, ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, आप लोग आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाओगे, आपके कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आकर के आपसे शेयर्स खरीदे थे, आप अपने उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हो एंड एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उनसे शेयर्स खरीद रहे हो। लाइक उस टाइम पर आप लोगों ने हर शेयर होल्डर को 5-5 शेयर्स दिए थे, तो आप सेम वही प्रोपोर्शन में जाकर के उनसे अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने क्या दिया, किसने, सेबी ने। सेकेंड गाइडलाइन क्या दी, आप लोग आपके शेयर्स को ओपन मार्केट से भी डायरेक्टली बायबैक कर सकते हो। ओपन मार्केट मींस आप लोग आपकी स्टॉक मार्केट से भी डायरेक्टली जाकर के आपके शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ स्मॉल ट्रेडर्स हैं, लाइक जिनके पास बहुत स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किसी के पास 3 शेयर्स हैं, किसी के पास 5 शेयर्स हैं, तो आप लोग ऐसे ट्रेडर्स के पास जाकर के भी, ऐसे शेयर होल्डर्स के पास जाकर के भी आप लोगों के शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। या फिर अगर आपने आपके एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर या किसी ऐसे सिमिलर प्लान के अंदर अगर आपने आपके एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए तो आप लोग आपके एम्प्लॉयज से जाकर भी आपके शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। तो ये फर्स्ट गाइडलाइन थी जो सेबी ने यहाँ पर इशू की थी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड गाइडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड गाइडलाइन यहाँ पर क्या कहती है, बायबैक थ्रू नेगोशिएटेड डील्स और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट इज नॉट परमिटेड। सेबी ने यहाँ पर बोला है कि अगर आप लोग बायबैक करना चाहते हो, दैट डजंट मीन कि आप किसी पार्टी के पास सीक्रेटली जा रहे हो, चुपचाप से छुप करके जा रहे हो एंड उसके साथ आप सीक्रेटली डील कर रहे हो कि मुझे मेरे शेयर्स वापस कर दो, मैं आपसे इतने में अपने शेयर्स खरीद रहा हूं।
ऐसा आपको नहीं करना है। सेबी ने यहाँ पर क्या बोला, अगर आप लोग बाय बैक कर रहे हो तो बाय बैक करते टाइम आप लोगों को उसको अनाउंस करना पड़ेगा एटलीस्ट वन। एक आपका इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए एंड आपका एक रीजनल लैंग्वेज डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए। ये यहाँ पर सर्कुलेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़पेपर तो है बट अब सर्कुलेट नहीं होते हैं। एट द प्लेस जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी नियर बाय लोकेशन में वो चीजें, वो न्यूज़पेपर्स आपके सर्कुलेट होने चाहिए। समझ आ रही है नेक्स्ट गाइडलाइन? यहां पर सेबी ने बोला है आपको सीक्रेटली बायबैक नहीं करना है, आपको पब्लिकली अनाउंस करके इसको आपको बायबैक करना है। अनाउंस कैसे करेंगे? आप लोग एक नेशनल, एक इंग्लिश नेशनल, एक हिंदी नेशनल एंड एक रीजनल न्यूज़पेपर में आप लोगों को अनाउंस करना है जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर बाय वहां पर सर्कुलेट होता है। दिस वाज अनदर गाइडलाइन जो सेबी ने यहाँ पर इशू की है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है जो मैक्सिमम प्राइस है जिसपे शेयर्स जो है खरीदे जाएंगे शैल बी डिटरमाइंड, या तो आपके शेयर होल्डर्स डिटरमाइन करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ उसके अंदर। दोबारा समझेंगे, यहां पर मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है। जिस प्राइस पर आप लोग आपके शेयर्स को रीपरचेज करने जा रहे हो, बायबैक करने जा रहे हो, वो प्राइस कहां डिसाइड होगा? आपके पास दो ऑप्शन है। जनरल मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या तो उसमें डिसाइड होगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके अंदर ये चीज डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद यहां पर बोला गया है बायबैक का जो ऑफर है वो कब तक ओपन रहेगा? नॉट लेस देन 15 डेज एंड मैक्सिमम कितना है? 30 डेज। 15 से 30 दिन तक आपका जो बायबैक का ऑफर है वो ओपन रहता है। अगर 30 डेज से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो वहां पर आपका बायबैक का ऑप्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट गाइडलाइन यहाँ पर क्या है, इन केस आपके जो बायबैक के शेयर्स हैं वो टेंडर ज्यादा किए गए हैं एंड जो आपको खरीदने हैं वो कम है, तो यानी कि आपको ऑफर बहुत ज्यादा मिला हुआ है एंड आपने बहुत थोड़े से खरीदने हैं, तो यहां पर आप लोग किस बेसिस पर उन शेयर्स को बायबैक करोगे? एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लोग एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन डिसाइड करोगे कि हर शेयर होल्डर से या हर सोर्स से हम लोग इतने प्रोपोर्शन में अपने शेयर्स को बायबैक कर लेंगे। आई होप ये जो सेबी की गाइडलाइंस थी बहुत अच्छे से समझ आई है, बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। फर्स्ट गाइडलाइन के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्म समझाई है किस किस तरीके से आप लोग बायबैक कर सकते हो। आप पुराने शेयर होल्डर के पास जा सकते हो, आप स्मॉल ट्रेडर्स के पास जा सकते हो, ओपन मार्केट में जा सकते हो या अपने एम्प्लॉइज के पास जा सकते हो। उसके बाद आप लोग सीक्रेटली बायबैक नहीं कर सकते हो, आपको अनाउंस करना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू। एंड उसके बाद 30 दिन के अंदर ऑफर ओपन रहता है। 30 दिन से एक्सीड यहाँ पर आप लोगों का ऑफर जो है वो क्लोज हो जाता है। प्राइस या तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता है या फिर आप लोगों की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसके अंदर पास होता है। नेक्स्ट यहां पर क्या था, आप लोगों का ऑफर ज्यादा है, खरीदने कम है, तो आप एक प्रोपोर्शन डिसाइड करोगे, उस बेसिस पर आप लोग बायबैक कर लोगे। दैट्स इट, ये सभी थी आप लोगों की सेबी की गाइडलाइंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ये एस्क्रो अकाउंट क्या है इसके बारे में समझना है। एस्क्रो का मतलब क्या होता है? कुछ कैश या कोई बॉन्ड जो आप किसी थर्ड पार्टी के पास डिपॉजिट करते हो एज अ गारंटी। जब तक आप कोई काम पूरी तरीके से नहीं कर देते हो तब तक अगर आप कुछ एज अ सिक्योरिटी किसी थर्ड पार्टी के पास रखते हो उसको हम लोग यहाँ पर एस्क्रो बोलते हैं। दैट मे बी आपका कैश एंड या फिर वो आप लोगों का बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ पर सेबी की गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड करती है कि आप आपकी जब तक ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हो बायबैक की, तब तक आप लोगों को क्या करना है? एक एस्क्रो अकाउंट को ओपन करना है थर्ड पार्टी के पास। क्या ओपन करना है? एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है किसी थर्ड पार्टी के पास। कब? जब तक आप आपके शेयर्स का बायबैक कंप्लीट नहीं कर लेते। अब ये जो एस्क्रो अकाउंट है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? चाहे तो आप लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के अंदर जो कैश डिपॉजिट कर रखा है, या फिर बैंक गारंटी जो है इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, या फिर डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज विद एप्रोप्रिएट मार्जिन, या फिर आप इन तीनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो जो आप लोगों के एस्क्रो अकाउंट के अंदर आता है। अब यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या अमाउंट यहाँ पर आप लोगों की कंसीडर होगी, क्या क्या अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी? ध्यान से समझना, अगर आप लोगों का कंसीडरेशन 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप लोग कितना डिपॉजिट
डिपॉजिट करेंगे 25% ऑफ द कंसीडरेशन। कितना डिपॉजिट करेंगे? 25% ऑफ द कंसीडरेशन। एंड अगर आपका 100 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो वहां पर आप लोग डिपॉजिट करेंगे 10% ऑफ द कंसीडरेशन एक्सीडिंग 100 करोड़। 25% तो देना ही है, लेकिन 100 करोड़ एक्सीड करने के बाद जो भी अमाउंट है उसमें आपको 10% और एड ऑन करते चले जाना है। बात समझ आ रही है? यहां पर हम लोगों को देखना था एस्क्रो अकाउंट के अंदर मुझे कौन कौन सी अमाउंट कंसीडर करनी है। तो अगर बात करें कंसीडरेशन की, अगर कंसीडरेशन आप लोगों का 100 करोड़ से कम है तो आप आपके कंसीडरेशन का 25% डिपॉजिट करने वाले हैं। इन केस 100 करोड़ से ज्यादा है तो 25% तो देना ही है, बट जितना ज्यादा है उसका 10% भी आप लोगों को वहां पर डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये चीजें थी जो आप लोगों के कंसीडरेशन, जो आपको अकाउंट में डिपॉजिट करने कंसीडरेशन के बेसिस पर, उसके लिए गाइडलाइंस। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, जब पेमेंट हो जाएगी सभी सम्स की शेयर होल्डर की तो आप लोग क्या करेंगे? एस्क्रो अकाउंट में जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वो आप लोगों को रिफंड कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। क्या कहा है इस पॉइंट के अंदर? हम लोगों ने एस्क्रो अकाउंट खोला क्यों है? क्योंकि मुझे मेरी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, उसके लिए मुझे थर्ड पार्टी के पास जाकर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आनी पड़ी है। अब मैं मेरा बायबैक कर चुकी हूँ, ऑब्लिगेशन पूरी कर चुकी हूँ, तो जो सिक्योरिटी मैंने डिपॉजिट की थी वो सिक्योरिटी मेरे पास वापस आ जाएगी, मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। एस्क्रो अकाउंट आप लोगों की जो अमाउंट है उसको फोरफीट भी कर सकता है अगर आप लोग आपकी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं। अगर आपने बायबैक के लिए सिक्योरिटी दी है एंड आप बायबैक विद इन द ड्यूरेशन नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर आपकी जो अमाउंट है उसको फोरफीट कर लिया जाएगा एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो ये सभी चीजें थी जो आपको एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड पता होनी जरूरी थी। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के अंदर, एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो बायबैक की बात हो रही है, क्या इसके कुछ फायदे हैं जो हमें होने वाले हैं? क्या कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग बायबैक करते हैं या फिर नहीं? तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज अर्निंग पर शेयर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बात समझाई है कि जब भी आप लोग बायबैक करते हो आपकी शेयर्स का, उससे आपकी शेयर कैपिटल, उसके आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कम होते हैं। मार्केट के अंदर आप लोगों ने 10,000 शेयर्स इशू किए हुए थे एंड आप लोग 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करते थे। आपकी मार्केट के अंदर कितने शेयर्स हैं? दैट इज 10,000। प्रॉफिट कितना अर्न करते हो? 1 लाख। अब उसके बाद होता क्या है, आपने 2000 शेयर्स को क्या किया? बायबैक कर दिया। अब मार्केट में कितने शेयर्स रह गए हैं? 8000। मार्केट में कितने शेयर्स रह गए हैं? 8000। प्रॉफिट आपको वही 1 लाख का है। तो मुझे ये बताएंगे, पहले जो प्रॉफिट 10,000 में बढ़ता था अब वो प्रॉफिट 8,000 में बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं? यस, यहाँ पर हम लोगों की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। आपके फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करता है आप लोगों का थर्ड पॉइंट। यहां पर आप लोगों का डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है। पहले मुझे डिविडेंड 10,000 लोगों में बांटना पड़ता था, अब मुझे 8,000 लोगों में बांटना पड़ेगा। 1 लाख का डिविडेंड है, मैं उसको 10,000 लोगों में बांटू तो कितना आएगा, एंड 8,000 लोगों में बांटू तो वो ज्यादा आएगा। तो वही चीज आपके थर्ड पॉइंट में बोली है कि आप लोगों का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो यहाँ पर हाई हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर भी हाई होगा एंड आप लोगों का डिविडेंड का रेट भी यहाँ पर हाई हो जाएगा। ये 2 एडवांटेजेस आई होप बहुत अच्छे से समझ आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आपके शेयर्स को वापस खरीद रहे हो, तो जो बाहर वालों के पास, बाहर वालों के हाथों में जो आपकी कंपनी का कंट्रोल था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। आपकी कंपनी का कंट्रोल आप ही के हाथों में आ जाएगा, आपकी मर्जी के हिसाब से आपकी कंपनी काम करेगी। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स। आई होप तीनों एडवांटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं आप लोगों का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। आपकी कंपनी के पास बहुत ज्यादा यानी कि सरप्लस में कैश था, एक्सेस कैश था, तो यहां पर आप आपके कैश को यूटिलाइज करेंगे एंड अपने शेयर्स को वापस खरीद लेंगे। आपके पास आपके शेयर्स भी आ गए एंड आपका जो कैश था वो भी ठिकाने लग गया। दिस इज द अनदर एडवांटेज। नेक्स्ट आप लोगों का एडवांटेज क्या है, आप लोगों के कुछ डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स होते हैं। लाइक कंपनी के अंदर मीटिंग्स चल रही है, वहां पर आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हो, बट कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो आकर के अपनी टांग अड़ाते हैं एंड उस
जो आपका डिसीजन होता है उसमें कुछ ना कुछ ना नुक्का करके जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको समझ आता है कि मेरी कंपनी के डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो, आप उन डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर से अपने शेयर्स वापस खरीद लेते हो एंड उन शेयर होल्डर्स को कंपनी से बाहर कर देते हो। तो आप लोगों की हर डिसीजन में जो अड़चन आती थी वो अड़चन आप लोग खुद से खत्म कर चुके हो। कैसे? अपने शेयर्स को बायबैक करके। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को आपके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल की कमी है, तो वहां पर आप लोग आपके शेयर्स को इशू कर देते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है आपने ज्यादा शेयर्स इशू किए हैं तो यू हैव द ऑप्शन कि आप उन शेयर्स को बायबैक कर सके। तो यहाँ पर ये जो बायबैक का ऑप्शन है ये आपको हेल्प करता है कि आप एक आइडियल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर पाओ। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये आपके शेयर्स के इंट्रिंसिक वैल्यूज की रियल वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट्स द डाउन ट्रेंड और फॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर। इस एडवांटेज के अंदर क्या बोला गया है, ये आपकी जो वैल्यू है आपके शेयर्स की उसको डाउन ट्रेंड जाने में, उसको फॉल डाउन जाने में रोकता है। यानी कि अगर आपके शेयर्स की वैल्यू में गिरावट आ रही है तो बायबैक करने से यहाँ पर क्या होगा, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपकी वैल्यू बैलेंस होगी। आप लोगों को एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, डिमांड अगर ज्यादा होती है तो प्राइस हाई होता है। अब आपको पता है कि कंपनी के जो शेयर्स है उसकी वैल्यू गिरने वाली है, तो कंपनी अपने शेयर्स की ज्यादा डिमांड करेगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू हाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। यहां पर अब क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स यहां पर अपने शेयर्स को दे चुके हैं, कंपनी ने, प्रमोटर्स ने शेयर्स को बायबैक कर लिए, तो सारी शेयर होल्डिंग किसके पास आ जाएगी, आप लोगों के प्रमोटर के पास। सो ये सभी कुछ एडवांटेजेस से आप लोगों के बायबैक ऑफ शेयर्स के। अब जिस चीज का मुझे फायदा हो रहा है उस चीज का नुकसान भी मुझी को होगा। क्या नुकसान है? पहला नुकसान ये है कि बायबैक से इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है। लाइक कंपनी के प्रमोटर्स जो है यहाँ पर होशियारी दिखाएंगे, उनको पता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो शेयर्स है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। फिलहाल वो लो हैं बट आने वाले टाइम में वो बढ़ने वाले हैं, तो प्रमोटर्स यहाँ पर चला के दिखाएंगे, वो कंपनी के जो शेयर्स हैं उस लो प्राइस पे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से ये बात पता थी कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस हाई जाने वाला है। सो दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन किस चीज के, आप लोगों के बायबैक ऑफ शेयर्स की। अनदर लिमिटेशन क्या है, इंक्रीज इन कंट्रोल ओवर द कंपनी बाय द प्रमोटर्स। अब आपके सभी शेयर्स प्रमोटर्स के हाथ में है, तो यहां पर ये बोला गया है कि कंपनी का सारा कंट्रोल ही प्रमोटर्स के हाथ में है। आप लोगों ने पब्लिक के इंटरेस्ट को यहां पर ध्यान ही नहीं दिया, पब्लिक को यहां पर शेयर होल्डिंग आप लोगों ने नहीं दिए। इससे आप लोगों ने क्या किया, डिक्रीज किया पब्लिक होल्डिंग या फिर माइनॉरिटी होल्डिंग, जिससे कि प्रमोटर्स का कंप्लीट कंट्रोल आप लोगों की कंपनी के ऊपर बन गए। तो ये दो ही आप लोगों के लिमिटेशंस है बायबैक ऑफ शेयर्स की। आई होप अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। चाहे हम लोगों ने बायबैक ऑफ शेयर्स का मीनिंग पढ़ा है, चाहे हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, चाहे हम लोगों ने सेबी गाइडलाइंस पढ़ी है, एडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस की बात की है, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। स्टार्ट करते हैं। यहां पर अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले हैं, जर्नल एंट्री समझने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की। एक एक कंडीशन करके, अगर आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर का बहुत बेसिक पार्ट भी पढ़ रखा है, तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये जर्नल एंट्रीज बहुत इजी एंड सिंपल रहने वाली है। पहली चीज क्या है, आप लोग यहां पर बायबैक तो करना चाहते हो बट पहले आप उससे फ्रेश इशू करोगे। आप फ्रेश इशू करोगे, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से आप आपके पुराने शेयर्स को बायबैक कर लोगे। तो यहां पर जब आप लोग नए शेयर्स यानी कि फ्रेश इशू करते हो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अल्टीमेटली ये सारा पैसा इकट्ठा होकर कहां जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारा पैसा इकट्ठा होकर के शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाता है। अब ये केस कौन सा था, जहां पर आप लोग फ्रेश इश्यू करके बायबैक करना चाहते हो आप लोगों के प्रीवियस एग्जिस्टिंग शेयर्स का। अब उसके बाद यहां पर जब भी आपको बायबैक करना है तो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट से बायबैक नहीं कर सकते हो, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। क्या नाम है, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। बायबैक के नाम से ही एक बैंक अकाउंट खोलना है। अब यहां पर बायबैक करना है, आपको क्या करना है, बायबैक करना है। तो मेरा काम क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फटाफट से अपना बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट अगर खुल रहा है, मेरी एसेट बढ़ रही है, तो यहां पर शेयर बायबैक बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा कैसे आएगा, मेरे नॉर्मल बैंक अकाउंट से, यानी कि उस बैंक अकाउंट का पैसा कम हो रहा है। बैंक अकाउंट का पैसा अगर कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज अनदर जर्नल एंट्री जब कभी भी आप लोग बायबैक करना चाहते हो आप लोगों के शेयर्स को। उसके बाद यहां पर बोला गया है अगर आप लोग आपके शेयर्स को पार पर बायबैक कर रहे हो, आप लोग डिस्काउंट पर बायबैक कर रहे हो या फिर प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हो, तीनों ही केस ध्यान से समझना। आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 के शेयर को 10 में खरीद रहे हो, दैट विल बी पार। 10 के शेयर को 8 में खरीद रहे हो, दैट विल बी डिस्काउंट। एंड 10 के शेयर को 12 में खरीद रहे हो, दैट विल बी प्रीमियम। बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, 10 के शेयर को 10 में खरीदा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 10 के शेयर को 8 में खरीदा, 2 का आपको हो रहा है प्रॉफिट। 10 के शेयर को 12 में खरीदा, 2 का आपको हो रहा है लॉस। केस समझ आया? तीनों ही केसेस आपको जर्नल एंट्री में समझ आने वाले हैं। होता क्या है, हम लोगों ने शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर सारा पैसा डाल रखा है। अब शेयर कैपिटल नाम का एक अकाउंट है जिसमें शेयर से रिलेटेड सारा पैसा रखा है। अब मुझे मेरे शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे उस अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा एंड जिससे खरीद रही हूं उसके अकाउंट में डालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पर मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पैसा निकालना पड़ेगा एंड किस अकाउंट में डालना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इन फ्यूचर मुझे इसकी पेमेंट करनी है। बात समझ आ रही है? अब अगर यही चीज आप लोग डिस्काउंट पर कर रहे हो, डिस्काउंट पर मतलब आप लोगों को 2 रुपए का फायदा हो रहा है, 10 की चीज आपको 8 में मिल रही है, दैट मीन्स आपको फायदा हुआ। ये फायदा आपका जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। इसीलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपकी पूरी एंट्री सेम है, जस्ट कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपको एक्स्ट्रा में यहां पर क्रेडिट करना है। बात समझ आ रही है? कैपिटल रिजर्व आप लोगों का रिजर्व है, इसके अंदर प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए ये अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। वहीं इन केस आप 10 की चीज को 12 में खरीद रहे हो तो 2 रुपए का आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पूरी एंट्री आपकी सेम है, आप लोगों को जस्ट आपका जो नुकसान है वो डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है, क्योंकि लॉसेस का नेचर डेबिट होता है, इसीलिए प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट को मैंने किया है डेबिट। दैट्स इट। ये थी आप लोगों की जर्नल एंट्रीज एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। आई होप बहुत अच्छे से समझ आई है, बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको प्रीमियम हुआ है, आपको नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली आपका जो नुकसान है आप आपके साथ लेकर नहीं चलते हो, अपने नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ती है। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मेरे इस प्रीमियम जो मुझे नुकसान हुआ है प्रीमियम का, उसके नुकसान की भरपाई करूंगी। अब नुकसान मेरा कम होगा तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे, फ्री रिजर्व से। कहां से करेंगे, मेरे फ्री रिजर्व से। क्या करना है, नुकसान की भरपाई। कौन कौन से रिजर्व्स अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर सरप्लस अकाउंट। चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। अगर आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर किया है तो कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर रिलेट भी हो रही होंगी। कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें सेम है, बस थोड़ा सा आप लोगों को छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप लोग फ्री रिजर्व से आपके शेयर्स को बायबैक कर रहे हो, पहले कैसे किया आप लोगों ने, फ्रेश इशू करके। यहां पर कैसे कर रहे हो, फ्री रिजर्व से। कैसे कर रहे हो, फ्री रिजर्व से।
ध्यान से समझना, जब भी आप लोग आपके शेयर्स को फ्री रिजर्व्स के थ्रू बायबैक करते हो तो आपको सारा पैसा पहले तिजोरी में इकट्ठा करके रखना पड़ता है। एंड तिजोरी का नाम क्या है? अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखा है तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमारी तिजोरी का नाम है CRR, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे मेरे फ्री रिजर्व से बायबैक करना है, तो सभी अपने फ्री रिजर्व्स को डेबिट करके अपनी तिजोरी में पैसे इकट्ठा कर लेंगे, दैट इज CRR। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या होगी? आप लोगों ने प्रीवियस एंट्री के अंदर डिसाइड किया कि मुझे मेरे शेयर होल्डर को इतना पैसा देना है। अब बारी है वो पैसा देने की। आपकी लायबिलिटी बढ़ी थी, अब आपने शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट किया है एंड अपने शेयर बायबैक बैंक अकाउंट से पेमेंट को कर दिया है। दैट्स इट। इसी के साथ आप लोगों का जो बायबैक है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी थी आप लोगों की बेसिक, सिंपल एंड इजीएस्ट जर्नल एंट्रीज। आई होप इजी लगी है। लॉजिकली हर एक जर्नल एंट्री को यहाँ पर समझा है, थ्रू अ स्टोरी भी समझा है एंड कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकली भी चीजों को यहाँ पर समझा है। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने सीखी है, समझी है, उन सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? Rumal Limited purchases its 60,000 equity shares of 10 rupees each at the rate 25 per share. Rumal Limited क्या करती है? अपने 60,000 शेयर्स को वापस से परचेज कर रही है। शेयर होता कितने का था? 10 रुपए का। खरीदा कितने में है? 25 रुपए में। यानी कि यहाँ पर इसने प्रीमियम पर खरीदा है। कितने का प्रीमियम? 15 रुपए का। अब उसके बाद ये जो प्रीमियम है ये इसके लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि पहले उसको जिस चीज के 10 रुपए देने पड़ते थे अब उस चीज के इसको 25 रुपए देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है इसके लिए इसने कोई भी नया फ्रेश इशू नहीं किया। फ्रेश इशू नहीं किया यानी कि फ्री रिजर्व से किया है। एंड जब भी फ्री रिजर्व से करते तो मुझे सारा पैसा तिजोरी में डालना पड़ता है। यहां पर बोला है कि जनरल रिजर्व के अंदर आपके 20 लाख रुपीस थे। कितने रुपीस थे? 20 लाख रुपीस। एंड आपको यहाँ पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को करना है। क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को करना है। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि बाय बैक करना है तो सबसे पहला काम बाय बैक के नाम का अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लो। क्या करना है? जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको बाय बैक करना है तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए? आप लोगों को आपका बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा विद द नेम शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। इसको क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि इससे मेरी जो बैंक है, जो मेरी एसेट है वो बढ़ रही है इसलिए डेबिट हुआ है। इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा कहां से आएगा? मेरे नॉर्मल बैंक अकाउंट से। उसका पैसा कम हो रहा है, मेरी एसेट कम हो रही है, इसीलिए बैंक अकाउंट को किया है यहां पर क्रेडिट। बात समझ आ गई? अमाउंट क्या है ये ध्यान से समझना। 60,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड आप हर शेयर को कितने रुपीस में खरीद रहे हो? 25 रुपीस में। कितने में खरीद रहे हो? 25 रुपीस में। मल्टीप्लीकेशन के बाद फाइनल अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? दैट इज 15 लाख। कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की? दैट इज 15 लाख रुपीस। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे ही बायबैक करना है फर्स्ट स्टेप रहने वाला है कि अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर लो। कब? जब आप लोग फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो। अब आप लोग बायबैक कर रहे हो तो आपको पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको आपका पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। एंड शेयर के नाम का सारा पैसा कहां इकट्ठा होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। याद है इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर? वहां पर आपको चाहे एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, चाहे अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है, सारा पैसा इकट्ठा करके कहां भेजते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब जब शेयर्स मैं देती हूं तो पैसा शेयर कैपिटल में आता है। अब जब मैं शेयर्स ले रही हूं तो पैसा निकालूंगी मैं कहां से? शेयर कैपिटल अकाउंट से। इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या हुआ है? डेबिट। एंड साथ ही प्रीमियम पर हुआ है, इसीलिए प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये मेरा क्या है? लॉस है, इसीलिए डेबिट हुआ है। अदरवाइज जब हम लोग 4 फीचर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां प्रीमियम। अब यहां शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है तो प्रीमियम भी क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद ये सारा पैसा आप किसको देने वाले हो? आपके शेयर होल्डर्स को, जिनसे आप आपके शेयर्स को परचेज कर रहे हो। बात क्लियर है? आप लोगों की शेयर कैपिटल कितने की थी? नंबर ऑफ शेयर तो थे आपके 60,000 एंड 10 रुपए का आपका एक शेयर होता था। कितने का होता था? 10 रुपए का। दैट मीन्स अमाउंट कितनी आ जाएगी? 6 लाख।
उसके बाद नंबर ऑफ शेयर है 60,000 एंड 15 रुपीज आप लोग प्रीमियम दे रहे हो, 15 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। दैट मीन्स अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी 9 लाख। इन टोटल आप लोग कितना दोगे शेयर होल्डर को, दैट इज 15 लाख रुपीज। कितना दोगे 15 लाख रुपीज। अब जैसे ही मैंने क्या किया, एक एक स्टेप करके समझना। मैंने मेरा बैंक अकाउंट खोला, यस बैंक अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद जब मैं शेयर देती थी तो शेयर कैपिटल में पैसा इकट्ठा होता था। अब मैं शेयर ले रही हूं तो शेयर कैपिटल से पैसा भी निकालेंगे। उसके बाद यहां पर मुझे मेरा लॉस नजर आ गया प्रीमियम के नाम का। सबसे पहला काम क्या होगा, मैं मेरे लॉस को रिकवर करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, हर तरीके का अरेंजमेंट करना स्टार्ट करूंगी। पहले मुझे लॉस हुआ है प्रीमियम का, तो मैं प्रीमियम का लॉस जो है रिकवर करूंगी। कहां से रिकवर होगा, मेरे फ्री रिजर्व से। एंड फ्री रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व। इसलिए मेरी एंट्री क्या हुई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। कितने का प्रीमियम है आपका, 9 लाख रुपीस का। कितने का है, 9 लाख रुपीस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते, प्रीमियम का अरेंजमेंट हो चुका है। अब जो आप फेस वैल्यू बायबैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फेस वैल्यू बायबैक कर रहे हो, उसका अरेंजमेंट भी आपको करना पड़ेगा। फ्रेश इशू तो नहीं है, अगर फ्रेश इशू नहीं है तो फ्री रिजर्व से लेना पड़ेगा। एंड फ्री रिजर्व से सारा पैसा कहां जाता है, आप लोगों की तिजोरी के अंदर। कहां जाएगा, आप लोगों की तिजोरी के अंदर। कितना पैसा तिजोरी के अंदर चाहिए, आप लोग प्रीमियम का तो अरेंजमेंट कर चुके हो, फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना बाकी है, दैट इज 6 लाख। कितना है, 6 लाख। क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। हर काम यहां पर हो चुका है। लास्ट में जो आपकी लायबिलिटी बनी थी अपने शेयर होल्डर को, अब आपको पेमेंट करने की बारी आ गई है। क्या करना है, शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। इसलिए एंट्री होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, किस अकाउंट से पेमेंट करोगे, नॉर्मल बैंक अकाउंट से या जो न्यू बैंक अकाउंट आपने खोला था। पेमेंट हम लोग करेंगे हमारे नए बैंक अकाउंट से, दैट इज शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बायबैक बैंक अकाउंट। कितना पैसा देना है टोटल आपको, 15 लाख रुपीस। टोटल कितना देना है, 15 लाख रुपीस। दैट्स इट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है क्या क्या स्टेप फॉलो हुए। पहला स्टेप मेरा क्या था, बैंक अकाउंट ओपन करना। दूसरा स्टेप क्या था, शेयर कैपिटल से पैसा निकालना। तीसरा स्टेप क्या था, लॉस को रिकवर करना, लॉस का अरेंजमेंट करना। फोर्थ स्टेप क्या था, फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करना। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप क्या था, शेयर होल्डर की एक्चुअल पेमेंट को करना। दैट्स इट, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्ड लगते हैं तो बेस्ट थिंग क्या है, स्टार मार्क करके लिख लो कि जब कभी भी हम लोग फ्रेश इशू के बिना अपना बायबैक करते हैं तो ये 5 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, सिम्पसन एंड सिम्पसन लिमिटेड पास योर रेजोल्यूशन टू बाय बैक 40,000 ऑफ इट्स फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट ₹13 पर शेयर। यहां पर सिम्पसन लिमिटेड क्या कर रहे हैं, अपने 40,000 शेयर्स को, जो हर शेयर आपका 10 रुपीज का होता था, उसको 13 रुपीज में खरीद रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, फॉर दिस पर्पज इट इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार, जिसके लिए वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। द एंटायर सम बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही दिया जा रहा है। कंपनी यूजेस 50,000 ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इनके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है, 50,000। अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इनके पास पैसा है। That's it, this was your question। पहला क्वेश्चन क्या था, जहां पर आप लोगों ने फ्रेश इश्यू नहीं किया। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, जहां पर आप लोग फ्रेश इश्यू कर रहे हो। फ्रेश इश्यू अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों की जर्नल एंट्री क्या होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 15,000। कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 15,000। हर शेयर आपका कितने का है, 10 रुपीज का। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कितना पैसा आएगा, 1,50,000 रुपीज। कितना पैसा आएगा, 1,50,000 रुपीज। जब भी हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, इकट्ठा करके सारा पैसा कहाँ डालना पड़ता है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, दैट इज 1,50,000 रुपीज। अमाउंट क्या लिखेंगे, 1,50,000 रुपीज।
अब यहां पर फ्रेश इशू मेरा हो चुका है। क्या हो चुका है? इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें थी, एक फ्रेश इशू एंड एक बायबैक। फ्रेश इशू हो चुका है, बायबैक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही बायबैक की बारी आती है तुरंत आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। क्या खोलना पड़ता है? एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब द थिंग इज अमाउंट कितनी आने वाली है? नंबर ऑफ शेयर्स हैं आप लोगों के 40,000 एंड द अमाउंट इज 13 रुपीज। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000 एंड द अमाउंट इज 13 रुपीज। तो टोटल कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 5,20,000। टोटल कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 5,20,000 रुपीज। अब यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट खुल चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब मैंने शेयर्स इशू किए थे तो पैसा कहाँ इकट्ठा हुआ? शेयर कैपिटल में। अब मैं शेयर्स परचेज कर रही हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को पलटना पड़ेगा, उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर हुआ है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसमें से पैसा निकाल के किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। अभी पैसा दे नहीं रहे हैं, ड्यू की एंट्री है। किसकी एंट्री है? ड्यू की। अमाउंट्स को फिल करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? दैट इज 40,000। हर शेयर कितने का है आपका? दैट इज 10 रुपीज का। प्रीमियम की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40,000 एंड प्रीमियम है आपका 3 रुपीज का। जस्ट आपको अमाउंट को फिल करना है, दैट्स इट। अमाउंट क्या आएगी आप लोगों की? यहां पर अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज एंड यहां पर अमाउंट आएगी 1,20,000 रुपीज। सम अप करते हैं, इन टोटल मेरी अमाउंट आएगी 5,20,000 रुपीज। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ? बायबैक के लिए बैंक अकाउंट भी खुल गया है, शेयर कैपिटल से पैसा भी निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है? अरेंजमेंट। क्या करना है? अरेंजमेंट। पहले मेरे लॉस का अरेंजमेंट, फिर मेरी फेस वैल्यू का अरेंजमेंट। लॉस कितने का है आपको? 1,20,000 का। लॉस मतलब प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है आपका? 1,20,000 का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? क्रेडिट साइड में जाकर यहाँ पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। अमाउंट कितनी आएगी आपकी? टोटल प्रीमियम कितने का है? 1,20,000 का। प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने समझा था प्रीमियम की हेल्प करने सबसे पहले प्रीमियम ही आएगा। हाँ, अगर हमारा प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तब जाकर के मैं किसी और की हेल्प लूंगी। चलते हैं क्वेश्चन में। मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी दी है? दैट इज 50,000। कितनी अमाउंट दी है? 50,000। जाकर के मैं क्या करूंगी? डेबिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूंगी एंड अमाउंट फिल कर देंगे, दैट इज 50,000। मैं जैसे ही डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करती हूँ मुझे नजर आता है कि अभी भी यहाँ पर 70,000 की कमी है। प्रीमियम पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाया है, तो 50,000 प्रीमियम ने हेल्प कर दी। बची हुई हेल्प किससे लेने जाऊंगी? जनरल रिजर्व से। एंड यहां पर मेरी बची हुई हेल्प आ जाएगी, दैट इज 70,000 की। कैसे आई अमाउंट? आपको टोटल 1,20,000 चाहिए थे, 50,000 आपको मिल गए, बचे हुए कितने रहते हैं वो आपको जनरल रिजर्व पे कर देगा। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद आप लोगों को फेस वैल्यू को अरेंज करना है, एंड जब भी फेस वैल्यू को अरेंज करना है, बची हुई चीजों को अरेंज करना है, वो पैसा आप लोग इकट्ठा करके CRR के अंदर डाल रहे होंगे। अब CRR में अमाउंट कैसे डालनी है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे इक्वेशन में जाकर के चेक करना है कि यहाँ पर बायबैक कितनी अमाउंट का हो रहा है। क्या चेक करना है? बायबैक कितनी अमाउंट का हो रहा है। फेस वैल्यू अलग देखेंगे एंड प्रीमियम अलग देखेंगे। जो केस हमारा रिडेम्पशन में होता था सेम ही केस मेरा बायबैक में भी होगा। प्रीमियम एंड प्रीमियम इग्नोर करेंगे, फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर मैं बात करूं बायबैक की फेस वैल्यू की तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000। कितने हैं? 40,000। हर शेयर मेरा 10 रुपीज का है, दैट मीन्स मुझे बायबैक के लिए कितनी फेस वैल्यू चाहिए? 4 लाख रुपीज। वहीं अगर प्रीमियम की बात करें, नंबर ऑफ शेयर है 40,000 एंड प्रीमियम है 3 रुपीज का, दैट मीन्स 1,20,000 आपको प्रीमियम के नाम के अरेंज करने हैं। प्रीमियम का काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, इसके लिए मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर एक चीज याद होगी, दैट इज यहां पर मैंने फ्रेश इशू भी किया है, यानी कि अगर मुझे 4 लाख रुपीज अरेंज करने हैं तो इसमें से कुछ मैंने फ्रेश इशू भी किया है। 4 लाख में से फ्रेश इशू कितने का किया है? 1,50,000 का। कितने का किया है? 1,50,000 का। यानी कि अभी आपको और कितने की कमी है? 2,50,000 की। कितने की कमी है?
2,50,000 की। ये जो कमी आप लोगों को है, ये कमी आप लोग तिजोरी से पूरी करेंगे। कहां से पूरी करेंगे? आपकी तिजोरी से। एंड हमारी तिजोरी का नाम क्या है? दैट इज CRR। क्या नाम है? CRR। तो मैं क्या करूंगी, ये 2,50,000 मेरी तिजोरी के अंदर पैसा डाल दूंगी। एंड पैसा आएगा कहां से? मेरे जनरल रिजर्व से। सभी काम हो चुके हैं, प्रीमियम अरेंज हो गया है, यहां पर फेस वैल्यू भी अरेंज हो गई है। लास्ट काम बचता है, दैट इज मेरे शेयर होल्डर्स की पेमेंट। पेमेंट कहां से करेंगे? बायबैक बैंक अकाउंट से। टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 5,20,000। कितनी पेमेंट करनी है? 5,20,000। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप दोनों ही तरीके से अप्रोच समझ आई है। जब हम लोग बायबैक बिना फ्रेश इशू के कर रहे हैं एंड हम लोग फ्रेश इशू के साथ कर रहे हैं, दोनों ही केस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और कैटेगरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आप लोगों को गंगा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बुक के अंदर कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवोल्यूशन रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है एंड रिजर्व दिए हैं। इन सभी की अमाउंट्स आप लोगों को गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, कंपनी डिसाइड करती है बायबैक करना। कितने शेयर्स को बायबैक करेंगे? 20%। सबसे पहला काम क्या है, मैं 6 लाख का 20% कैलकुलेट कर लूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कंपनी कितने शेयर्स को बायबैक कर रही है। 6 लाख का 20% विल बी 1,20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 1,20,000 शेयर्स। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है हर शेयर को 35 रुपीज में बायबैक करेगी। अगर बात करें फेस वैल्यू की एंड प्रीमियम की, शेयर आपका 10 रुपए का है एंड 35 में बायबैक हो रहा है। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इस तरीके से अमाउंट आएगी 12 लाख रुपीज। प्रीमियम की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,20,000। प्रीमियम कितने का है? 35 में से 10 रुपीज का आपका शेयर होता था, 25 रुपीज का आप लोग प्रीमियम देते हो। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर? दैट इज 30 लाख रुपीज। अमाउंट कितनी आएगी? 30 लाख रुपीज। तो यानी कि बायबैक के लिए आपको फेस वैल्यू कितनी चाहिए? 12 लाख एंड आपको प्रीमियम कितना चाहिए? दैट इज 30 लाख रुपीज। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर आप लोगों का फ्रेश इशू नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? फ्रेश इशू यहाँ पर नहीं हो रहा है, सीधा आपका क्या होगा? बायबैक होगा। तो बायबैक के टाइम पे पहला काम क्या होता है? बायबैक बैंक अकाउंट खोलना। कौन सा अकाउंट खोलना? बायबैक बैंक अकाउंट को खोलना। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं? 1,20,000। कितने हैं? 1,20,000। हर शेयर आपका कितने का है? 35 रुपीज का। इस तरीके से आप लोगों को कितना बैंक अकाउंट खोलना है, कितनी अमाउंट उसमें मेंटेन करनी है? दैट इज 42 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट मेंटेन करनी है? 42 लाख रुपीज। बात समझ आ रही है? बैंक अकाउंट मेरा यहां पर खुल चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? शेयर कैपिटल से पैसा निकालना। नेक्स्ट काम क्या है? शेयर कैपिटल से पैसा निकालना। कितना पैसा है यहां पर? शेयर कैपिटल के आगे आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर है 1,20,000, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। प्रीमियम की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर है 1,20,000 एंड प्रीमियम है 25 रुपीज का। यहां पर आउटर कॉलम में जाकर के अमाउंट को करते हैं फिल। 12 लाख रुपीज एंड 30 लाख रुपीज। इस तरीके से आपके पैसे बनते हैं 42 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट खुल चुका है, आप लोगों के शेयर कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल चुका है। अब बारी है हर चीज की अरेंजमेंट करने की। प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना है, फेस वैल्यू का भी अरेंजमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं प्रीमियम का अरेंजमेंट करना। प्रीमियम आप लोगों का कितने का है? 30 लाख रुपीज का। तो मैंने प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर के आगे 30 लाख रुपीज लिख दिए। प्रीमियम की हेल्प करने सबसे पहले कौन आएगा? प्रीमियम। तो मुझे चेक करना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्या सफिशिएंट बैलेंस है या फिर नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर 38 लाख रुपीज है। तो क्या इन 38 लाख रुपीज में से मैं 30 लाख यूज कर सकती हूँ? यस, दैट मीन्स प्रीमियम की हेल्प प्रीमियम कर सकता है, मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैंने डेबिट में क्या लिखा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट इज 30 लाख रुपीज। प्रीमियम का अरेंजमेंट हो चुका है। अब अरेंजमेंट करना है फेस वैल्यू का। किसका अरेंजमेंट करना है?
फेस वैल्यू का स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू आपको कितनी अरेंज करनी है, दैट इज 12 लाख रुपीस। कितनी अरेंज करनी है, 12 लाख रुपीस। फ्रेश इशू अगर नहीं कर रहे हैं तो सारा पैसा कहां से निकलेगा, तिजोरी से। तो मुझे तिजोरी में कितना पैसा डालना है, 12 लाख रुपीस। ये 12 लाख कहां से आएंगे, ध्यान से समझना। मेरे पास क्वेश्चन में 3 तरीके के रिजर्व्स हैं। पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा फ्री रिजर्व नहीं होता। हम लोगों ने अभी पीछे ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में विद लॉजिकल आंसर समझी थी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व की तो हेल्प मैं नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में 38 लाख रुपीज है, जिसमें से 30 लाख मैं यूज कर चुकी हूँ। कितने यूज कर चुकी हूँ, 30 लाख रुपीज में यूज कर चुकी हूँ। इसमें कितना बाकी है, 8 लाख रुपीज। तो मैं सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से 8 लाख रुपीज निकाल लूंगी। कितना निकाल लूंगी, 8 लाख रुपीज निकाल लूंगी। अभी मुझे कितने पैसे की जरूरत है, 4 लाख की। कितने की जरूरत है, 4 लाख। बचा हुआ पैसा मैंने जनरल रिजर्व से निकाल लिया। कहां से निकाल लिया, जनरल रिजर्व से निकाल लिया। 12 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे, दैट विल बी 4 लाख रुपीस। इस तरीके से आप लोगों ने आपकी फेस वैल्यू को भी अरेंज कर लिए। लास्ट स्टेप बचता है आपके शेयर होल्डर्स की पेमेंट करना। कितनी पेमेंट करनी है शेयर होल्डर को, 42 लाख रुपीस। कितनी पेमेंट करनी है, 42 लाख रुपीस। बात समझ आ रही है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा, जब मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ फ्री रिजर्व्स होते हैं तो उन फ्री रिजर्व्स को किस तरीके से यूज करना है, यूटिलाइज करना है या कंज्यूम करना है, ये चीज इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने डिटेल में समझी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से सोल्व कर चुके हैं। अब स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों के आंसर्स मुझको कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों को इसके जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जब आप लोग इसके नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड मिलेंगी। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी लिखी हुई है। आप लोगों को इसके अंदर आपकी अमाउंट्स को फिल करना है। मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा देती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन में मैं चीजें प्रीमियम पर लेती हूँ, मैं बायबैक प्रीमियम पर करती हूँ, एक्स्ट्रा पैसा देकर करती हूँ। बट यहाँ पर क्या होगा, मैं मेरे जो शेयर्स हैं उसको डिस्काउंट पर खरीदूंगी। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक की जगह पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करती थी, इस एंट्री में प्रीमियम मेरा डेबिट होता था, मैं डेबिट की जगह यहाँ पर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर रही हूँ। दैट्स इट, दिस वाज द डिफरेंस ओनली। आप लोगों को क्या करना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग आपकी मुझको अमाउंट बता रहे होंगे कि अल्टीमेटली आप लोग आपके शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हो। जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट है, आप लोगों को आगे इसकी नोटेड जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर होमवर्क क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाऊं एंड बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इन चैप्टर्स के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से समझ आया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।